कल्पना कीजिए, आप आज से लगभग 4500 पहले इतिहास में जाते हैं और आज भारत और पाकिस्तान की सीमाएं हैं। वहाँ एक ऐसी सभ्यता देखते हैं जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी, जहाँ आपके पास कोई आधुनिक संसाधन नहीं है, फिर भी साफ सुथरी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों के घर, व्यापार के लिए समुद्री रास्ते। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो कोई आधुनिक शहर लगता है जो भारत में हो ही नहीं सकता। ये तो कोई यूरोपियन सभ्यता लगती है, लेकिन यह सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा थी। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं नो द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी शुरुआत कैसे हुई। लगभग 4500 साल पहले उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों की अधिकता थी और यहाँ की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी थी। ये सिंधु और उसकी सहायक नदियां हर वर्ष बाढ़ लेकर लाती थीं। इससे एक फायदा होता था कि बाढ़ के बाद मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। इसी उपजाऊ धरती पर पहले छोटे छोटे कृषकों ने अपने गांव यहाँ बसाए। हमारे पूर्वजों ने यह एक सुव्यवस्थित शहर बनाने की सोची और यही गांव धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित शहरी सभ्यता में बदल गए। अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी कितनी एडवांस थी कि आज भी उसके आधार पर शहरों को बसाया जा रहा है और आज भी इस सभ्यता की बात होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के भारत और पाकिस्तान वाले रीजन में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी थी। आप इसके क्षेत्रफल का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े स्टेट राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में इस सभ्यता के अवशेष राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में मिले हैं और राजस्थान के हनुमानगढ़ में इस सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा के अवशेष मिले हैं, जिन्हें कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में रखा गया है। इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। जब पुरातत्वविदों ने 20वीं सदी में मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई की तो जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। पूरे शहर सीधी रेखाओं में बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, मानो किसी आधुनिक सिटी प्लानर ने नक्शा तैयार किया हो। यह कोई संयोग नहीं था, यह सुनियोजित शहरीकरण था। आज के जयपुर और लंदन जैसे बड़े शहर इस पद्धति पर बनाए गए हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर कटती थीं, अर्थात सभी घर और दुकान एक सीधी लाइन में होते थे। सभी सड़कों को चौड़ा बनाया गया था, जिससे लोग और बैलगाड़ी जैसे वाहन सही से निकल सके। कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो। लोगों के घरों के दरवाजे सड़कों पर न खुलकर अंदर की ओर सोसाइटी में खुलते थे और सड़कों पर कचरा फैलने की अनुमति नहीं थी। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उनका ड्रेनेज सिस्टम एकदम लाजवाब था। लगभग हर घर में स्नान घर था और पानी की निकासी के लिए भूमिगत नालियां बनाई गई थीं, जो मुख्य नालों से जुड़ती थीं। उन नालियों को पत्थर और लकड़ी से ढका गया था ताकि बदबू और गंदगी बाहर न आए और बीमारियां न फैले। सोचिए, जिस समय दुनिया के कई हिस्सों में सीवर व्यवस्था की कल्पना भी नहीं थी, उस समय यहाँ स्वच्छता को इतनी प्राथमिकता दी जा रही थी। यही वह सोच थी जो इस सभ्यता को अलग बनाती है। आज की दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है, फिर भी पूरी तरह से स्वच्छता नहीं है। यह तक कि बड़े बड़े शहरों का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और हमारे पूर्वजों ने ये हजारों साल पहले करके दिखा दिया। और ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया था। उनकी ईंटें भी सामान्य नहीं थीं। हर शहर में लगभग एक ही अनुपात की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब है कि निर्माण के लिए मानकीकृत प्रणाली की व्यवस्था थी, जिससे कोई भी इमारत आसानी से बनाई जा सकती थी। एक ही वजन और माप के पत्थर भी एक समान पैमाने पर बने मिले हैं। यह दर्शाता है कि लोगों को इंजीनियरिंग का ज्ञान था, व्यापार और लेन देन में सटीकता थी, एक संगठित आर्थिक ढांचा था। यह सिर्फ खेती करने वाला समाज नहीं था, यह एक व्यवस्थित व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ी हुई सभ्यता थी, जिसका संपर्क मेसोपोटामिया तक था। इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। इसका प्रमाण यह है कि यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता के सिक्के मिले हैं। लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वह है सत्ता का स्वरूप। मिस्र में पिरामिड हैं, जहाँ फराओ की शक्ति दिखाई देती है। मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर और राजाओं के अभिलेख मिलते हैं, पर सिंधु घाटी में न तो किसी बड़े राजा की मूर्ति मिली, न विशाल महल, न युद्ध के भव्य दृश्य।
ऐसा लगता है जैसे यह सभ्यता किसी एक शासक की महिमा पर नहीं बल्कि सामूहिक व्यवस्था पर आधारित थी। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन कम और सामूहिक जीवन का संतुलन अधिक दिखाई देता है। लोगों ने आपस में एक दूसरे की सहायता करके इस सभ्यता को बनाया है। उनकी कला भी शोर मचाने वाली नहीं थी बल्कि सूक्ष्म थी। कांसे की नृत्य करती युवती जैसी मूर्तियां, छोटी छोटी मोहरें जिन पर पशुओं और प्रतीकों की आकृतियां उकेरी गईं, ये सब दर्शाते हैं कि सौंदर्य बोध और प्रतीकात्मक सोच विकसित थी। इस सभ्यता की सबसे चौंकाने वाली बात कि उनकी लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है और यही रहस्य इस सभ्यता को और गहरा बना देता है। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनकी वस्तुएं छू सकते हैं, पर उनके शब्द अब भी मौन हैं। अब सोच सकते हैं कितनी एडवांस रही होगी वो सभ्यता जिसकी भाषा इतनी कठिन है कि जैसे आज के आधुनिक संसाधनों से भी नहीं पढ़ा जा सका है। धर्म की बात करें तो यहाँ विशाल मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते। कुछ मूर्तियां और प्रतीक मिलते हैं जो प्रकृति और उर्वरता से जुड़े प्रतीत होते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन भव्य इमारतों की बजाय रोजमर्रा के जीवन और प्रकृति के चक्रों से जुड़ा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता में बड़े पैमाने पर युद्ध या हिंसा के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहां कभी संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि यह संकेत देता है कि उनका समाज शायद स्थिर और संतुलित था। वे किलेबंदी से ज्यादा शहरों की सुविधा पर ध्यान देते थे। अगर गहराई से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत यह थी कि उसने शक्ति को अलग तरीके से परिभाषित किया। जहां अन्य सभ्यताएं विशाल स्मारकों और राजसत्ता के प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाती थीं, वहीं यह सभ्यता नागरिक जीवन की गुणवत्ता, स्वच्छता, संगठन और संतुलन से अपनी पहचान बनाती थी। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतिहास में एक शांत लेकिन अत्यंत उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती है। उसने हमें सिखाया कि महानता हमेशा ऊंची दीवारों या विशाल पिरामिडों में नहीं होती। कभी कभी वह सीधी सड़कों, साफ नालियों और समान माप की ईंटों में छिपी होती है। अब बात करें मेडिकल सेक्टर की तो इस सभ्यता से हमें सबसे पहले शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिली एक खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकती है कि इसकी सर्जरी की गई होगी। यह पर कई जड़ी बूटियों के प्रमाण मिले हैं। इन जड़ी बूटियों का ये लोग व्यापार भी करते थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण मिले हैं, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और घरों को यहाँ पर धूप में पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। कई घर 2 मंजिला भी बनाए गए थे। घरों के अंदर पानी के लिए कुएं और खाने ले लिए रसोई घर बनाए गए थे। प्रमाण केवल इमारतों तक सीमित नहीं है। खुदाई में मिली मोहरें यानी सील, जिन पर अज्ञात लिपि और पशु आकृतियां अंकित हैं, ये व्यापार और प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत देती हैं। मानकीकृत तोल माप के पत्थर इस बात का प्रमाण है कि व्यापार नियंत्रित और सुव्यवस्थित था। समुद्री शंख, कीमती पत्थर और धातुएं यह दर्शाती हैं कि इनका व्यापार दूर दराज क्षेत्रों तक फैला था। अब हम बात करते हैं कि इतनी एडवांस सभ्यता का पतन कैसे हो गया। इस सभ्यता के पतन के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन सबसे सही एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस सभ्यता के समाप्त होने की करीब 2600 से 1900 BCE के बीच यह सभ्यता अपने चरम पर थी। इसके शहर मोहनजोदारो, हरप्पा, धोलावीरा और कई अन्य नदियों के किनारे बसे हुए थे। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून मजबूत था। हर साल नियमित वर्षा होती थी। नदियां भरपूर पानी से बहती थीं। खेतों में गेहूं और जौ की खेती होती थी। पानी ही जीवन था और वही इन शहरों की धड़कन था। लेकिन लगभग 2000 BCE के आसपास प्रकृति का संतुलन बदलने लगा। वैज्ञानिकों ने झीलों की तलछट, समुद्री कोरल और हिमालय की बर्फीली परतों का अध्ययन करके पाया है कि उस समय मानसून धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। वर्षा कम होने लगी। जो नदियां पहले 12 महीने बहती थीं, वे मौसमी होने लगी। पानी का स्तर गिरने लगा। यह कोई एक साल की कमी नहीं थी, बल्कि दशकों और सदियों में फैला हुआ धीमा परिवर्तन था। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ा उस नदी तंत्र पर जिसके किनारे इस सभ्यता के अनेक शहर बसे थे। गग्गर हाकरा रिवर। कुछ विद्वान इसे प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। भूगर्भीय अध्ययन संकेत देते हैं कि टेक्टोनिक गतिविधियों और मानसून की कमजोरी के कारण इस नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया। कहीं उसका मार्ग बदला, कहीं वह पूरी तरह सूख गई। अब जरा सोचिए, यदि किसी विकसित शहर की जीवन रेखा, उसकी नदी ही कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा?
खेतों को पानी नहीं मिलेगा, फसलें घटने लगेंगी, अनाज का उत्पादन कम होगा। जब भोजन कम होगा तो व्यापार प्रभावित होगा, व्यापार रुकेगा तो आर्थिक तंत्र टूटेगा, और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो बड़े शहरों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। पुरातात्विक प्रमाण भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। 1900 BCE के बाद शहरों की भव्यता कम होने लगती है। पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटें दिखने लगती हैं। निर्माण गतिविधि घट जाती है, मानकीकरण कमजोर पड़ता है, बड़े शहरी केंद्रों का महत्व घटता है और लोग छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों की ओर जाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग बड़े शहर छोड़कर पानी और संसाधनों की तलाश में नए इलाकों की ओर बढ़ गए हों, खासकर गंगा के मैदानों की ओर, जहां उस समय वर्षा अपेक्षाकृत बेहतर थी। आज के वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि लगभग 2200 BCE के आसपास पूरी दुनिया में एक वैश्विक जलवायु घटना हुई थी, जिसे 4.2 किलोईयर इवेंट कहा जाता है। इस समय कई प्राचीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया सहित संकट से गुजरी। उसी दौर में सिंधु क्षेत्र में भी शुष्कता बढ़ी, यानी यह सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं थी, यह व्यापक जलवायु बदलाव का हिस्सा हो सकता है। तो क्या जलवायु परिवर्तन ही अंतिम और एकमात्र कारण था? शायद नहीं। इतिहास अक्सर एक कारण से नहीं बदलता, लेकिन उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य यह जरूर बताते हैं कि कमजोर होता मानसून, बदलती नदियां और घटता जलस्तर इस सभ्यता की रीढ़ पर सीधा प्रहार थे। अगर पानी खत्म होता है तो खेती खत्म होती है, अगर खेती खत्म होती है तो शहरों की आवश्यकता और सामर्थ्य दोनों खत्म हो जाते हैं। और शायद यही इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हुआ। वह युद्ध से नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की धीमी मार से समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।